Okay. So, hello students, am I audible and visible to all of you? फटाफट से एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, am I audible and visible to all of you? Okay. So, hello students, I welcome all of you on my world of economics. I am CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and teacher by passion as well as occupation. आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर के इस सीरीज में। चैप्टर नंबर 3 ऑफ CS एग्जीक्यूटिव JIGL सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में कल हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें समझी थी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज के टॉपिक पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन शुरू किया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ पास किया गया है उसका करेक्ट मीनिंग डिराइव करना, उसको सही सेंस में समझना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश में 3 टियर सिस्टम चलती है, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करना बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। ठीक, इसमें हम लोगों ने देखा था कि लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव में पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी आती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटसेट्रा, दोज हु इंप्लीमेंट द लॉ। जुडिशरी का काम क्या होता है? तो जुडिशरी का काम होता है डिस्प्यूट सेटल करना, जिसमें 3 पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्यूट शब्द का क्या मतलब है। स्टैट्यूट का मतलब होता है लेजिस्लेचर की जो इच्छा है उसे हम स्टैट्यूट्स कहते हैं। इट इज अ लॉ, इट इज अ विल ऑफ द लेजिस्लेचर। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टैट्यूट वर्ड की जगह क्या यूज किया गया है? लॉ शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो कि टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है। कोडिफाइंग लॉ का मतलब होता है वो लॉ जो कि अनरिटन था उसको हम लोगों ने रिटन फॉर्म में कर दिया है, एंड इट कोडिफाइज सर्टेन प्रोविजंस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखा था सीपीसी, सीआरपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं डिक्लेरेटरी लॉ की। तो डिक्लेरेटरी लॉ का मतलब वो लॉ जो किसी एक एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड नहीं करता है, बल्कि उस पर्टिकुलर एक्ट में दिए हुए राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिक्लेयर करता है, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देता है, उसको हम डिक्लेरेटरी लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन, जनरल क्लॉजेस एक्ट एटसेट्रा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेमेडियल लॉ। रेमेडियल लॉ का मतलब क्या होता है बेटा? कि ऐसा एक्ट या ऐसा लॉ जो हमको किसी प्रकार से रेमेडी प्रोवाइड करता है, किसी पीड़ित व्यक्ति को रेमेडी प्रोवाइड करता है, दैट इज रेमेडियल लॉ। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ रेमेडियल लॉ, मोटर व्हीकल्स एक्ट इज अ रेमेडियल लॉ। देन हमने पढ़ा कंसोलिडेटिंग लॉ। कंसोलिडेटिंग लॉ का मतलब होता है पुराने जितने भी एक्ट्स हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया गया, दैट इज नोन एज कंसोलिडेटिंग लॉ। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 consolidated all other law, general clause act 1897 consolidated all previous general clauses act। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। जीएसटी एक्ट इज द बेस्ट एग्जांपल कि जीएसटी एक्ट ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट, वैट, सेल्स टैक्स, इन सबको सबस्यूम कर दिया। इसके बाद अमेंडिंग लॉ का मतलब वो लॉ जो एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करता है, उसमें सुधार करता है, उसे हम अमेंडिंग लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। नेक्स्ट है एनेबलिंग लॉ। एनेबलिंग लॉ का मतलब जो किसी रिस्ट्रिक्शन को हटा के एनेबल करता है, दैट इज एनेबलिंग लॉ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट एजुकेशन का राइट प्रोवाइड करता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राइट टू फूड प्रोवाइड करता है। डिसेबलिंग लॉ का मतलब जो किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन लगाता है कि आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप टेररिज्म नहीं फैला सकते, आप ड्रग्स की सप्लाई नहीं कर सकते, आप इलीगली आर्म्स नहीं रख सकते, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं रख सकते, गोला बारूद नहीं रख सकते। तो ये है आपका डिसेबलिंग लॉ। देन लास्ट इज पीनल लॉ। पीनल लॉ में हम लोग ये देखते हैं कि जो आपने कृत्य किया है उसके लिए क्या पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड एटसेट्रा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास को हम लोगों ने क्विकली 5 मिनट में रिवाइज कर लिया है। ठीक है, आई होप आप रिवाइज करके आओगे, नहीं किए होगे तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का सेशन।
अगला टॉपिक जो हमारे इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में है वो है नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। सवाल उठता है कि सर इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों है, क्या मकसद है इंटरप्रिटेशन करने का। तो इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हमने समझा था कि इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोर्ट लॉ में लिखी हुई बातों का करेक्ट मीनिंग पार्टीज को बताता है और उसके हिसाब से वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। सो इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द कोर्ट असर्टिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। सवाल उठता है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत तभी पड़ेगी जब लॉ में दिए हुए शब्द या तो क्लियर नहीं होंगे या तो उसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे होंगे जो आपस में विरोधाभासी होंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर मैं एक मैसेज लिखता हूं कि कल सुबह 8 बजे मैं आपके घर आ रहा हूं, क्लियर है मैसेज कि कल सुबह 8 बजे मैं आपके घर आ रहा हूं, ये एकदम क्लियर है, इसमें किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं है। तो आप पढ़ेंगे तो भी क्या कहलाएगा कि कल मैं सुबह 8 बजे आपके घर आ रहा हूं। कोई दूसरा व्यक्ति को भी आप पढ़वाओगे तो वो भी सेम चीज इंटरप्रेट करेगा, इसमें कहीं से भी कोई एम्बिग्विटी वाली बात नहीं है या ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो कल सुबह 8 बजे मैं आ रहा हूं, अरे तो 8 बजे कहां आ रहे हो। अब मान लीजिए कि आप घर से बाहर कहीं पार्टी में हो, तो आपको उस मैसेज को पढ़ के क्या लगेगा कि कल सुबह 8 बजे हो सकता है वो पार्टी वाली जगह पे आ रहा हो, मतलब मैं पार्टी वाली जगह पे आ रहा हूं। अब मुझे तो नहीं पता ना कि आप कहाँ, बस मैंने तो लिख दिया मैसेज में कि कल मैं सुबह 8 बजे आ रहा हूं। ये अनक्लियर इंटरप्रिटेशन जो है जरूरत तभी पड़ती है, एकदम छोटा सा और सिली सा एग्जांपल मैंने दिया है। इंटरप्रिटेशन की जरूरत तब पड़ती है जब लॉ में लिखे हुए शब्द क्लियर नहीं होते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब सीफूड कोर्ट्स एस्टेट लिमिटेड वर्सेस एशर में जस्टिस डेनिंग ने क्या कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। इंग्लिश इज नॉट एज परफेक्ट एज मैथमेटिक्स and it is not possible to provide an interpretation which is perfect in all regards and there is always a scope of confusion। देखिए मैथ्स में 2 + 2 4 होता है, ये भारत में भी 2 + 2 4 होता है, अमेरिका में भी 2 + 2 4 होता है, इंग्लैंड में भी 2 + 2 4 होता है। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर 2 + 2 करोगे तो आंसर 4 ही आएगा। इट इज द लॉज ऑफ द मैथमेटिक्स आर कंपैरेटिवली परफेक्ट। लेकिन अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं या किसी भी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो लैंग्वेज कभी भी परफेक्ट नहीं होता है जैसे मैथमेटिक्स में, क्योंकि लैंग्वेज इज ओनली अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपनी बातों को रख रहे हो लेकिन समझने वाला उसे किस सेंस में समझ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन का स्कोप काफी ज्यादा होता है। आप जिस तरीके से जो मैसेज लिख रहे हो या आप जिस तरीके से आपने जिस इंटेंशन से कोई चीज लिखा है, वही इंटेंशन में अगर सामने वाला समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी और इंटेंशन को ले रहा है या अगर वो किसी और ढंग से समझ रहा है तो यहाँ पे उसे क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए सीफूड कोर्ट्स एस्टेट लिमिटेड वर्सेस एशर के केस में जज ने कहा कि इंग्लिश इज नॉट एज परफेक्ट एज मैथमेटिक्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन विच इज परफेक्ट इन ऑल रिगार्ड्स। अब इसका भी क्या मतलब है, इसकी गहराइयों को देखिए, सिर्फ शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है हमें, इसकी गहराइयों तक समझना है। व्हाट इज रिटन इन बिटवीन द लाइंस, ठीक है, लाइंस के बीच में क्या लिखा है उसको समझना है। अब ध्यान से समझना, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन विच इज परफेक्ट इन ऑल रिगार्ड्स। सर ये क्या बात हुई, आप कल से कह रहे हो जुडिशरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब आप कह रहे हो कि इंटरप्रिटेशन परफेक्ट नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। तो कौन करेगा ये कंफ्यूजन? तो ध्यान से समझिएगा। आप अगर देखेंगे तो कुछ फैसले, अगर मान लीजिए कोई केस गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट अदालत में कोई केस गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब वो केस गया तो जज ने मान लीजिए कोई फैसला सुनाया, जो अपोजिट पार्टी थी, मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी थी, वो उस पर्टिकुलर केस, उस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट में हायर कोर्ट में अपील करेंगे कि माय लॉर्ड, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात से सहमत नहीं हूं, कृपया आप मुझे
न्याय दे दीजिए माय लॉर्ड, हाई कोर्ट माय लॉर्ड। अब हाई कोर्ट उन्हीं प्रोविजंस को, उन्हीं चीजों को पढ़ेगा, समझेगा अपने ढंग से, और हो सकता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब जो पीड़ित पक्ष था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो जीत जाए हाई कोर्ट में। अब ये कैसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने एक पर्टिकुलर प्रोविजन को एक तरीके से इंटरप्रेट किया, जबकि उसी प्रोविजन को हाई कोर्ट में दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया गया। इसीलिए दोनों के जजमेंट में डिफरेंस है, दोनों के जजमेंट में अंतर है। I hope this is very clear to all of you. So interpretation is very important part of the law, और interpretation जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लॉ करियर के लिए भी। देखिए बहुत सारे जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं। बहुत सारे बच्चे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को छोड़ देते हैं कि भाई 5 नंबर का ही तो है, छोड़ो यार इसको कौन करेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, इट इज नॉट अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, इट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन योर लीगल कैरियर। तो याद रखिएगा कि हमको इंटरप्रिटेशन के रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। Hence it becomes important for all of us to interpret a law in a correct and fair manner in order to get a remedy provided by the law. लॉ में जो रेमेडी हमको दी गई है उसको पाने के लिए हमें लॉ को ढंग से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। क्या आपको ये 3 पॉइंट क्लियर है बेटा? इज इट वेरी क्लियर? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। The duty of the court is to derive the true meaning of the law and to punish the guilty. कोर्ट का काम है कि लॉ में लिखी हुई बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट करे, और जो गिल्टी है, जो दोषी है, उसे पनिश करे, और जो इनोसेंट है उसको न्याय दिया जाए। So the object of the interpretation of written document is to discover the intention of the author. ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए जो लेजिस्लेचर है उसने एक एक्ट पास कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, उसने पास कर दिया। अब वो कानून जिन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा और जो लोग उसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 2 शब्द मैंने इस्तेमाल किया। कानून जिन लोगों को अप्लाई करना है और जिनके ऊपर अप्लाई होना है, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सरकार पार्लियामेंट ने पास कर दिया। इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होगी, ठीक। और ये अप्लाई किसके ऊपर होगा? जो भी असेसी होगा, जो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है, वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर कोई प्रोविजन दिया हुआ है और उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सामने वाले व्यक्ति को, मतलब जो असेसी है, उसको इनकम टैक्स का नोटिस भेज रही है कि आपको इतना इतना टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया है, जबकि जो असेसी है वो ये कह रहा है कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जिस प्रोविजन के तहत आप मुझसे टैक्स मांग रहे हो, उस प्रोविजन का मतलब तो ये है, और इसके हिसाब से मैं टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो फिर ये देखा जाएगा कि भाई जो लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास हुआ, ये पर्टिकुलर प्रोविजन जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, उसका असली इंटेंशन क्या था, किस इंटेंशन से लेजिस्लेचर ने इसे पास किया, इसका मेन मकसद क्या था, वो देखा जाएगा। अभी सर बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, कुछ एक आध एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स देके मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग आएंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि लेजिस्लेचर ने जो लिखा, जिस इंटेंशन के साथ लिखा है, उस इंटेंशन को पकड़ना, उस इंटेंशन को इंटरप्रेट करना कोर्ट का काम है, जुडिशरी का काम है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये चैप्टर, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप पूरे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में मेरे साथ बने रहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, और इस चैप्टर से तो खास करके। अब एक और बड़ा मजेदार लाइन, एक और बड़ी मजेदार लाइन है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है। हाउएवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी क्या कहा? जज का काम है
कि कोर्ट जज का काम है कि लॉ में लिखी हुई बातों को ठीक तरीके से समझाना, ये समझाना कि ऑथर ने किस इंटेंशन से वो बातें लिखी है। हाउएवर, एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है आपके मॉड्यूल में, A judge must not alter the material of which it is woven, but he should only iron out the creases. मतलब अगर मैं इसका लिटरल, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ये कह रहा है कि जज को कपड़े का मटेरियल चेंज नहीं करना है, उसे बस वह सिलवटें ठीक करनी है जिसके कारण उसमें सिलवटें, उस कपड़े में सिलवटें आ गई, मतलब उस सिलवटों को वो आयरन करके सपाट कर दे, ना कि पूरा का पूरा कपड़े का मटेरियल ही चेंज कर दे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जज लॉ को बदल नहीं सकता है, लॉ में चेंज नहीं कर सकता है। लॉ में चेंज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। तीन बॉडी जो हम लोगों ने पढ़ी, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सबका रोल तय है, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ना तो पार्लियामेंट फैसला सुना सकती है, ना तो जज लॉ बना सकता है, और ना ही एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को पास करेगा और लॉ का इंटरप्रेट करेगा। तो हर एक का काम अपना अपना तय है, कोई भी एक दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं लगा सकता है। तो सर क्या मतलब हुआ इसका? तो सिंपल सा मतलब ये है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास कर दिया है, अगर उसमें कोई प्रकार का डिस्प्यूट है तो कोर्ट अपनी बुद्धि के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोविजन को क्लियर करेगा, समझाएगा कि क्या इंटेंशन था इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए या इस पर्टिकुलर प्रोविजन को पास करने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि भैया ये गलत है, ये प्रोविजन और ये सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट अपने हिसाब से प्रोविजन को ही बदल दे। नहीं, प्रोविजन को आप नहीं बदल सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए हो। यस स्थिति, बिल्कुल। हाँ, वो तो मैं खुद अभी म्यूट किया था। कौन सा पॉइंट आपको फिर से समझना है बेटा? स्थिति स्पेसिफिकली बताओ, लाइन लिख के बताओ तो जो समझ में आए। इंग्लिश एंड मैथ्स का कंपैरिजन एकदम सिंपल है। देखिए मैथ्स एकदम परफेक्ट है, 2+2=4 होता है, इसमें कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कोई भाषा है, अगर उसमें कोई चीज लिखी हुई है तो आप हो सकता है उसे अलग ढंग से पढ़ रहे हो, मैं उसे अलग ढंग से पढ़ रहा हूँ, या हो सकता है कि आप उसे अलग ढंग से समझ रहे हो, मैं अलग ढंग से समझ रहा हूँ। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, 2+2=4 मैं भी पढ़ूंगा, 2+2=4 आप भी पढ़ोगे, दोनों सेम चीज पे सहमत होंगे, तो क्योंकि मैथ्स परफेक्ट है। बट इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, इसलिए वहां पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। जहां कंफ्यूजन वहां इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश में कंफ्यूजन, इंटरप्रिटेशन, किसी भी लैंग्वेज में कंफ्यूजन, इंटरप्रिटेशन। आ रही है बात समझ में? यस और नो? इंग्लिश, इसलिए सीफोर्ड कोर्स स्टेट लिमिटेड में कहा, इंग्लिश इज नॉट एज परफेक्ट एज मैथमेटिक्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन व्हिच इज परफेक्ट इन ऑल रिगार्ड्स, एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन, एंड व्हेनेवर देयर इज अ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन देयर ऑलवेज कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। अभी क्लियर है क्या? वेरी गुड। क्लियर? अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 100% मॉड्यूल कवर करनी है बेटा। ये लाइन जो है ये आपके मॉड्यूल की लाइन है, आपको ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में दे सकता है। अ जज मस्ट नॉट alter the material of which it is woven, but he should always iron out the creases, inverted comma, comment। अब आप सोच रहे हो
अरे यार ये लॉ के सब्जेक्ट में, जेआईजीएल के सब्जेक्ट में ये कौन सा लाइन आ गया, इसमें मटेरियल की बात हो रही है, आयरन की बात हो रही है, ठीक है, प्रेस करने की बात हो रही है, ये सब क्या है भैया। तो इसीलिए आपको एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देयर इज एनी, अच्छा ये 5 नंबर में आया तो इसको कैसे लिखोगे, 2 पॉइंट लिखोगे तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा। यही पे बात आती है आंसर राइटिंग की। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। If there is any provision of law which is open to two interpretation, the court has to choose that interpretation which represents the true intention of the legislature. Very important. ये जो लाइन है ये क्या कहती है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर लॉ का कोई प्रोविजन है और अगर उसमें 2 प्रकार से इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन किया और एसएससी ने अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन किया, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह सही है एक तरीके से अगर देखा जाए, मान लेते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट दोनों को सही तो नहीं ठहरा सकता, कोर्ट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर लॉ को पास करने का इंटेंशन क्या था लेजिस्लेचर का। ये एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा जब हम लोग फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। आगे हम आज के लेक्चर में उसे कवर करेंगे, ठीक है, तो बस देखते रहिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो पहला पढ़ा मतलब टोटल कितने पॉइंट्स पढ़े, 3 4 5 पॉइंट पढ़े। ये पांचों पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर एक्सप्लेन द नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन। आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है, फाइन बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में अलग से पूछ सकता है। जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ व्हिच इट इज वोवन बट शुड ओनली आयरन ऑफ द क्रीजेस कमेंट। तो कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। सेकंड, तो रोमन का फर्स्ट हेडिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर में जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड था बेटा, उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ द सेकंड रोमन हेडिंग इज प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए बात बार बार हम ये कर रहे हैं कि ये रूल कि हमको इंटरप्रिटेशन करना है, कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना है, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सवाल है कि इंटरप्रिटेशन का कुछ तो नियम होता होगा ना, कि जब जज के सामने कोई मामला जा रहा है और वो उसे इंटरप्रीट कर रहा है तो वो कुछ तो रूल अप्लाई करेगा ना, कुछ तो प्रिंसिपल अप्लाई करेगा ना। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट आर द प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो आइए देखते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। व्हाट आर दीज 5 प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? सबसे पहला है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा है हिडन्स रूल, तीसरा है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, चौथा है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और पांचवा है रूल ऑफ इजेस्डम जनरस। आज हमारा पूरा फोकस होगा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पे, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन में। अब सर आप बात कर रहे हो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की और आप नीचे लिख रहे हो कंस्ट्रक्शन, तो क्या इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन एक ही शब्द है? बेटा ध्यान से समझिएगा। जनरली क्या होता है, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है करेक्ट मीनिंग को समझना, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, उसे अप्लाई करके कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना। ये बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन शब्द आपको इंटरचेंजेबली नजर तो आएंगे, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस एग्जैक्ट जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है उसको मैं आगे चैप्टर में लिखवाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अभी के लिए आप बस बेसिक मतलब समझ लीजिए कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी मतलब प्रोविजन का ट्रू इंटेंशन समझना, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उसमें से कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। क्लियर? अब आते हैं बेटा प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। फर्स्ट रूल इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हर एक रूल को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उस रूल का मतलब समझेंगे, इंट्रोडक्शन।
दूसरा उसका कुछ प्रिंसिपल्स है जिस प्रिंसिपल पे ये रूल आधारित है, और तीसरा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे कि केस लॉ के माध्यम से हम इस रूल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके मॉड्यूल में जितनी चीजें दी है उससे कहीं ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके मॉड्यूल में केस लॉ का कहीं रेफरेंस नहीं है, बट फिर भी मैं केस लॉ के माध्यम से समझाऊंगा। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पे आते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the words, phrases, and sentences of the law are to be understood in their natural, ordinary, popular, grammatical meaning unless the object of the law suggests a different meaning। क्या मतलब है इसका? जब भी आप किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रहे होगे तो सबसे पहले आप उसे उसी सेंस में समझोगे जिस सेंस में वो लिखा है। मतलब ये कि जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस लिखा है वो उसका आप लिटरल मीनिंग निकालोगे, मतलब उसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है वो आप पता करोगे, जब तक के लॉ में कुछ और इसके बारे में ना लिखा गया हो या इसे किसी और ढंग से ना समझा गया हो। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, द वर्ड्स, phrases, sentences of the law are to be understood in their natural, ordinary, popular and grammatical meaning। अभी natural, ordinary, popular, grammatical क्या है? यही चार शब्दों पे हमारा पूरा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन टिका हुआ है। बहुत सारे केस लॉ करेंगे आज, ध्यान से समझ से जाइए। जब से मैंने अभी इंटरप्रिटेशन की शुरुआत की तब से मैं बार बार टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। इस रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन को भी हम टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। पहले एक कानून हुआ करता था, सेल्स टैक्स एक्ट। अब तो वो जीएसटी हो चुका है, पहले सेल्स टैक्स एक्ट हुआ करता था। ऐसे ढेर सारे केस लॉज हैं जिसमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट जब अराइज हुआ तो ये टैक्स डिपार्टमेंट कहती थी, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट कहती थी कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको टैक्स देना है, जबकि एसएससी कहता था कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। अब ये पर्टिकुलर चीज क्या है? आइए दो केस लॉ के माध्यम से इस रूल को समझते हैं डिटेल में। एक केस लॉ था, मतलब एक केस हुआ था मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में क्या था कि बिहार सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो ग्रीन वेजिटेबल्स थे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, मतलब द ग्रीन वेजिटेबल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड है वो शुगर केन उगाता था, और उन्होंने कंटेंशन दिया कि माय लॉर्ड, कि आप देख सकते हैं शुगर केन को, शुगर केन इज ऑल्सो अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड इसीलिए जो शुगर केन है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जबकि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट कहती थी कि माय लॉर्ड, ये क्या बेवकूफ टाइप की बात कर रहा है, यहाँ पे शुगर केन को कोई सब्जी बोलेगा क्या? आप बोलो कि आज क्या सब्जी खाए? अरे शुगर केन खा के आए, गन्ना खा के आए, गन्ने की कोई सब्जी होती है माय लॉर्ड? तो सवाल उठा कि भैया वेजिटेबल मतलब तो सब्जी। अब लेकिन सब्जी को एग्जैक्टली कोई डिफाइन किया गया है क्या? तो डिक्शनरी खोला गया, डिक्शनरी में देखा गया कि भैया वेजिटेबल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो वेजिटेबल का मतलब पता किया गया कि कोई भी चीज जो प्लांट से निकली है या प्लांट के फॉर्म में है उसको हम वेजिटेबल कह सकते हैं। तो भाई शुगर केन भी तो एक तरीके का प्लांट ही है, तो इसको भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स में कंसीडर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बिहार ने कहा कि देखिए माय लॉर्ड, ऐसा है कि शुगर केन ग्रीन वेजिटेबल्स में नहीं आता है, क्योंकि आप देखिए क्या पॉपुलरली शुगर केन को लोग एज अ सब्जी कंज्यूम करते हैं क्या? लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके कोर्ट ने ये कहा कि भैया ग्रीन वेजिटेबल्स उसे कहा जाएगा जिसे जनरली लोग खाने में कंज्यूम करते हैं एज अ वेजिटेबल।
या अपने किचन गार्डन में उगाते हैं, क्या शुगर केन को आप किचन गार्डन में उगाते हो? तो यहाँ पे इस वाले केस में मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड ये केस हार गया। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम ग्रीन वेजिटेबल्स को उसके नेचुरल, पॉपुलर, ग्रामेटिकल सेंस में समझेंगे तो नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल सेंस में शुगर केन वेजिटेबल के कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि नेचुरली, पॉपुलरली, ऑर्डिनरीली कोई भी व्यक्ति शुगर केन को एज अ वेजिटेबल कंज्यूम नहीं करता है, and therefore sugarcane will be taxable. The court held that according to the rule of literal construction, sugarcane cannot be considered as green vegetable by considering its natural, ordinary, popular meaning and not its botanical or technical meaning. भाई botanical meaning के हिसाब से जाए, डिक्शनरी या टेक्निकल मीनिंग के हिसाब से जाए, तो भले ही हम शुगर केन को क्या कंसीडर कर सकते हैं, वेजिटेबल कंसीडर कर सकते हैं, कि बोटेनिकली, टेक्निकली जो पेड़ है, जो प्लांट है, वो क्या कहलाएगा, वेजिटेबल के कैटेगरी में आएगा, तो उस हिसाब से शुगर केन भी वेजिटेबल के कैटेगरी में आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसके अकॉर्डिंग, कौन से रूल के अकॉर्डिंग? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। क्या बेटा ये केस लॉ क्लियर है आपको? इज दिस केस लॉ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes, क्लियर, वेरी गुड, परफेक्ट। इसी प्रकार से एक और केस पढ़ते हैं। दूसरा केस है राम अवतार बुधई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर। क्या? राम अवतार बुधई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर। अब इस केस में क्या है तो समझिए। वहां पे जो पिछला केस था मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड वाला, उसमें शुगर केन के ऊपर इशू था, यहाँ पे पान के पत्ते के ऊपर इशू था, बीटल लीव्स मतलब पान का पत्ता। अब हुआ क्या कि अकोला डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब अभी महाराष्ट्र में आता है, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अकोला डिस्ट्रिक्ट में जो सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने पान के पत्ते के ऊपर क्या किया, टैक्स लगा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स इसके ऊपर लगेगा। पिटिशनर ने कहा नहीं लगेगा। तो लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या कहा कोर्ट ने, इसके पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। मध्य प्रदेश में एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था सीपी बरार सेल्स टैक्स एक्ट 1947। सीए फाउंडेशन के बच्चे अगर देख रहे हैं तो सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में ये केस दिया हुआ है बेटा, उसका बहुत इजीली एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लेके आया, मॉड्यूल से पढ़ोगे समझ में नहीं आया। तो सीपी बरार सेल्स टैक्स एक्ट 1947 के शेड्यूल 2 में, सेक्शन 6 शेड्यूल 2 में एक लिस्ट दी गई है, एग्जम्पशन लिस्ट, कि किन किन चीजों पे टैक्स नहीं लगेगा, है ना, किन किन चीजों पे जो सेल्स टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो शेड्यूल 2 में 2 आइटम्स के ऊपर पूरा फोकस है, एक आइटम नंबर 6 और दूसरा आइटम नंबर 36। आइटम नंबर 6 में लिखा था वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। और आइटम नंबर 36 में लिखा था बीटल लीव्स, मतलब पान के पत्ते के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। बाद में सरकार ने क्या किया, आई गेस 1948 के अराउंड, ठीक है, ईयर में हो सकता है मेरे से गलती हो जाए इसलिए माफ करना, लेकिन लगभग 1948 में सरकार ने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया और उसमें से आइटम नंबर 36 को एग्जम्पशन लिस्ट से बाहर कर दिया। मतलब अब बीटल लीव्स जो पान के पत्ते हैं, अब वो एग्जम्पशन लिस्ट से बाहर हो गया। जैसे ही वो एग्जम्पशन लिस्ट से बाहर हुआ, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पान के पत्ते बेचे तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। जब ये अमेंडमेंट आ गया, उसके बाद असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि भैया आप लोग जो है, जो पिटिशनर्स हैं, ठीक है, आई गेस 3 पिटिशनर्स थे, तो आप लोगों के ऊपर क्या लगेगा, आप लोग पान के पत्ते बेच रहे हो, आप पान के पत्ते बेच रहे हो, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। तो पिटिशनर्स क्या कंटेंशन दे रहे, ध्यान से समझना।
पिटिशनर्स ये कह रहे हैं कि देखिए, भले ही सरकार ने आइटम नंबर 36 को एग्जम्पशन लिस्ट से हटा दिया, मतलब अब पान के पत्ते जो है वो एग्जम्प्टेड नहीं रहे, लेकिन आइटम नंबर 6 में जो शब्द लिखा है ना वेजिटेबल, उसका इंटरप्रिटेशन करके हम ये कह सकते हैं कि बीटल लीव्स, पान के पत्ते भी एग्जम्प्टेड हैं। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं कि भले ही आइटम नंबर 36 के तहत आपने हटा दिया हो, लेकिन भैया वेजिटेबल तो है अभी भी एग्जम्प्टेड, और पान का पत्ता क्या है, वेजिटेबल है। ऐसा पिटिशनर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे को ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो कि सर क्या कह रहे हैं, पान के पत्ते सब्जी। पिटिशनर ने कंटेंशन दिया टैक्स से बचने के लिए, खुद भी पान के पत्ते को वेजिटेबल के रूप में कंज्यूम नहीं करते हैं, बट इंटरप्रिटेशन निकाले अपने फायदे के लिए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, अब वो लाइन आपको समझ में आ रही हो, समझ में आएगी। टू डिराइव द ट्रू इंटेंशन ऑफ द ऑथर, टू डिराइव द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मुझे एक बात बताइए, सरकार ने जब आइटम नंबर 6 में वेजिटेबल्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया है और उसके नीचे आइटम नंबर 36 में स्पेसिफिकली बीटल लीव्स को मेंशन किया था, इसका मतलब सरकार का इंटेंशन तो रहा होगा ना कि भाई बीटल लीव्स वेजिटेबल से अलग है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जब सरकार ने अमेंडमेंट किया और उसके बाद बीटल लीव्स को, मतलब आइटम नंबर 36 को रिमूव किया, तब भी उनको पता था कि भैया मुझे बीटल लीव्स को हटाना है, मतलब अब उसके ऊपर मुझे टैक्स लगाना है। ये लेजिस्लेचर का इंटेंशन था, उसी इंटेंशन के तहत उन्होंने ये किया था। तो किस मुंह से तुम ये कह रहे हो कि बीटल लीव्स को हम वेजिटेबल कंसीडर कर सकते हैं और ये इसलिए एग्जम्प्टेड है? तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ दो चीजें हैं। पहली तो ये कि वेजिटेबल का हम डिक्शनरी मीनिंग नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो कुछ भी प्लांट से डिराइव हुआ है या जिसमें प्लांट के तत्व हैं वो वेजिटेबल कहलाएगा, क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग में क्या लिखा था? डिक्शनरी मीनिंग में लिखा था वेजिटेबल इज ऑफ और परटेनिंग टू, कंप्राइज्ड और कंसिस्टिंग ऑफ, और डिराइव्ड और obtained from plants or their part। मतलब किसी भी प्लांट से या उस प्लांट के किसी भी हिस्से से कुछ भी डिराइव कर रहे हो या उसमें ऐसे कोई भी तत्व मौजूद है जो प्लांट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आएंगे। ये डिक्शनरी मीनिंग कहता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वेजिटेबल का मीनिंग लिखा हुआ है ये। तो कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम किसी भी वर्ड को पहले उसके लिटरल मीनिंग में, मतलब उसके नेचुरल, ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल और पॉपुलर सेंस में समझेंगे। पॉपुलरली बीटल लीव्स जो है वो वेजिटेबल नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम ट्रू इंटेंशन देखेंगे लेजिस्लेचर का, कि लेजिस्लेचर ने बीटल लीव्स को क्यों हटाया, क्योंकि उनका इंटेंशन था कि बीटल लीव्स के ऊपर वो लोग टैक्स लगाना चाहते हैं। और वेजिटेबल को इसलिए नहीं लगाया, इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वेजिटेबल अलग है, बीटल लीव्स अलग है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड क्वेश्चन स्थिति। ये AIR 1961 SC 1325 क्या है? ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रिपोर्ट 1961। मतलब 1961 बेसिकली डिनोट्स ईयर कि 1961 में ये हुआ है। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, 1325 इज बेसिकली केस नंबर। ये मैं आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में पढ़ाऊंगा, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या। धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपको, अगर मान लो मैं ये क्यों लिख के दिया हूँ AIR 1960 कि अगर मान लो आपको इस केस का डिटेल पढ़ना है तो आप जाके पूरा डिटेल जजमेंट पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत लंबा जजमेंट होता है, पढ़ के बोर हो जाओगे, अभी गलती से भी ट्राई मत करना। जितना बड़ा केस लॉ था उसका जो समरी है वो मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट में लिख दिया है। एक बार फटाफट इसको पढ़ लेते हैं बेटा। In this case, the petitioner claimed that the betel leaf shall be exempted from sales tax even after it मतलब betel leaves item number 36, even after it was removed from exemption list, that is schedule 2 of CP Barar Sales Tax Act 1947, on the ground that it can still be exempted under the item number 6 of schedule 2 as vegetable, considering the dictionary meaning of vegetable as
ऑफ और pertaining to का मतलब related to, comprised और consisting of मतलब उसमें कुछ ऐसे तत्व हो जो प्लांट के हों या फिर प्लांट से डिराइव हुआ हो या प्लांट से ऑब्टेन हुआ हो या उसके किसी भी पार्ट से। मतलब इस लाइन का अगर मैं इस लाइन का मैं ट्रांसलेशन करूं सिंपल भाषा में, तो प्लांट या प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर कोई चीज हम ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब कोई चीज हमको मिल रही है, या हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसमें से डिराइव कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्लांट के तत्व मौजूद हैं या उससे रिलेटेड है, तो वो सारा का सारा वेजिटेबल होगा। तो भैया ऐसे तो दुनिया की जितनी चीजें हैं जो प्लांट से रिलेटेड है वो सब वेजिटेबल में आ जाएगी, तो किसी के ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, आएगी। तो इसलिए वेजिटेबल को डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, वेजिटेबल को पॉपुलर मीनिंग के हिसाब से देखा जाएगा। अब 2-3 चीजें इसमें और है, बता देता हूँ। जैसे अदरक नींबू मिर्ची केस हुआ था, अदरक नींबू मिर्ची को वेजिटेबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि जो अदरक नींबू मिर्ची है उसको वेजिटेबल के कैटेगरी में हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वेजिटेबल जनरली लोग वेजिटेबल के तौर पे कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके उलट डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग इसे किचन गार्डन में उगा सकते हैं, जिसको वो सब्जी में इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूज करेंगे उसको हम टर्म देंगे एज अ वेजिटेबल। तो उसके बोटेनिकल मीनिंग में ले जाएंगे। अब यहाँ पे उल्टा डिसीजन दिया गया कोर्ट के द्वारा। वैसे ही कोकोनट की अगर हम बात करें, कोकोनट तो तमिलनाडु का एक केस था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु और में एक केस हुआ था जिसके तहत कोकोनट को कहा गया कि वेजिटेबल के कैटेगरी में आएगा और वेजिटेबल है इसलिए ये एग्जेम्प्टेड है, जबकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको वेजिटेबल कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि पॉपुलरली इसे एज अ वेजिटेबल लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। तो बात वही आ जाती है, जैसा कि हमने कहा नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमने समझा कि इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि जब कोई इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर देता है ना, तो वो फाइनल माना जाता है, उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं होता है। क्योंकि जनरली माना जाता है दैट सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वेरी नॉलेजेबल एंड हैव वाइड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसलिए हाईकोर्ट कोई भी डिसीजन दे, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके उल्टा डिसीजन दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही मान्य होगा और निचली अदालतों में वो अप्लाई होगा। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पहला रूल, दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रेट। अब एक बार नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन को वापस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको इस एग्जांपल के बाद समझ में आए, मैं रिलेट करके समझा दूं। अच्छा, एक मिनट, आई एम सॉरी, बेसिक प्रिंसिपल्स बचा है, बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा देता हूँ। केस रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का केस लॉ समझ आ गया, बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला, लॉ में लिखे हुए हर एक शब्द को आपको इंपॉर्टेंस देना है, हर एक शब्द को आपको हर एक शब्द का मीनिंग आपको निकालना है। ये माना जाता है कि अगर लॉ में कोई भी शब्द लिखा है तो वो अननेसेसरीली नहीं लिखा हुआ है, उसका कोई ना कोई मकसद है, इसीलिए यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड एंड इंटरप्रेट इट। सो एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन अ मीनिंग as no word is unnecessarily used। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसा कि हम लोगों ने कहा कि a judge should only iron out the creases, he cannot make the law, cannot alter the
वो अल्टरनेट, they cannot alter the material of which it is woven। इसीलिए आप इंटरप्रिटेशन करते समय किसी भी वर्ड को ऐड नहीं कर सकते, किसी भी वर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। आपको हर एक वर्ड को इम्पोर्टेंस देना होगा और जो लिखा है बस उसी को इंटरप्रेट करोगे, ना उसमें कोई जोड़ोगे ना उसमें से कोई डिलीट करोगे। सिमिलरली जो स्टैट्यूट्स के वर्ड हैं आप उसे तोड़ मरोड़ सकते हो सिर्फ तभी जब क्लैरिटी ना हो। मतलब आप उसको ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते। जितनी चीजें लिखी है उसको आपको एज इट इज इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ एक्सटेंशन दे सकते हो जिस जब एम्बिग्युइटी अराइज हो रही है। तो अब ये जो पॉइंट है इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा जब हम लोग डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यूज करेंगे मीन्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है, ये आगे रूल हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी रूल्स में आएगा ये। ठीक है, तो उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगला है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि माय लॉर्ड इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं है, इसका सेंटेंस का दूसरा मतलब है, तो जो पार्टी कह रही है ना कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का डिक्शनरी मीनिंग नहीं कंसिडर करेंगे या लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने जब कहा कोर्ट से कि सर हम वेजिटेबल का डिक्शनरी मीनिंग नहीं ले सकते, इसका लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप क्यों नहीं ले सकते उसको। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिक्शनरी मीनिंग ले लेते वेजिटेबल का तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, किसी के ऊपर टैक्स लगा ही नहीं पाते ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी who challenges that dictionary meaning is not adequate in the context of dispute। तो बेसिक प्रिंसिपल्स था। अब बात कर लेते हैं नीड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नीड एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि अगर किसी प्रोविजन ऑफ लॉ का दो इंटरप्रिटेशन निकल रहा है तो कोर्ट वो इंटरप्रिटेशन चूज करेगा जो लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को दर्शाता है। जैसे कि सेकंड वाले केस में हमने देखा कि लेजिस्लेचर का ट्रू इंटेंशन क्या था, पान के पत्ते के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना, इसीलिए उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर किया गया था। दूसरा कि इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी गई है उसके ऑथर का असली मकसद क्या था, ट्रू इंटेंशन क्या था, वो डिराइव करना। फाइन। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट होता है। चूंकि अभी शुरुआत है, ठीक है, नया नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए है, नया चैप्टर है, इसलिए ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा हम कम रख रहे हैं। धीरे धीरे ड्यूरेशन हम बढ़ाते रहेंगे। जितने भी लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उन स्टूडेंट्स तक इसे जरूर पहुंचाइए जिन स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक की नीड है। क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, जितने लोगों का मई जून अटेम्प्ट है तो वो लोग इससे कुछ अगर लाभ उठा सके तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। अच्छा ये यूट्यूब में देख रहे हो वो 1.5x 2x में भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्लो लगता है तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को JIGL का पूरा कोर्स परचेज करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके उसमें आप परचेज करेंगे कोर्स, अगर आपको फुल कोर्स परचेज करना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।